नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 28 जनवरी यानी बुधवार को सुबह ही सुबह एक दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, क्रू मेंबर और उनके साथ दो और उनके सहयोगी वो बारामती में जब उनका चार्टर प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था तो पहली बार में लैंड नहीं कर पाया। दूसरी कोशिश में भी वो क्रैश हो गया और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार यानी शरद पवार के भतीजे नहीं रहे और उनके साथ कुल मिलाकर के 4 और लोगों की भी इस दुखद हादसे में मृत्यु हो गई। ये वाकई एक दहलाने वाला हादसा है और वीआईपी अलग अलग समय पर हमने देखा है। जीएमसी बालियोगी जो लोकसभा के स्पीकर थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रेड्डी साहब जो कांग्रेस के समय थे, जगन मोहन रेड्डी के पिताजी, उनकी भी विमान हादसे में ही, हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हुई। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया, वो कानपुर रैली में जा रहे थे इटावा के ऊपर, उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कई नेता जो हैं वो सड़क हादसों में, जिनमें राजेश पायलट से लेकर के साहब सिंह वर्मा और कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहे होंगे। तो ये अचानक इस तरीके से जो बिल्कुल वीवीआईपी हैं, उनका निधन, ये थोड़ा-सा धक्का देने वाला होता है, आश्चर्यजनक भी होता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो टॉप मोस्ट रखी जानी चाहिए। और वैसे भी जब ये विमान में यात्राएं करते हैं तो उस विमान की सिक्योरिटी की और वो पूरी तरह दुरुस्त हो, इसकी जिम्मेदारी जिन कंपनियों से इनको किराए पर लिया जाता है उसकी भी है और डीजीसीए की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के विमानों को देखा जाए। दोनों पायलट अनुभवी बताए जा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये हादसे अभी पेश आ रहे हैं। जैसे अहमदाबाद से लंदन की जो एक फ्लाइट थी एयर इंडिया की, वो जैसे ही टेक ऑफ की उसके 30-35 सेकंड के भीतर, 1 मिनट के भीतर ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसमें बड़े अनुभवी पायलट थे। उसको लेकर के भी बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी और इसको लेकर के भी अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनका बयान आया तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि इसकी तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव की तरफ से भी इसी तरह का बयान आ गया कि इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच तो होनी ही चाहिए। जो सोशल मीडिया पर जाएं तो ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने कहा था कि मेरे पास भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। तो वो जो बयान दिया, नहीं दिया, किस रूप में दिया, कैसे किया, उसको इस हादसे से जोड़ना, और देवेंद्र फडणवीस का भी इस पर रिएक्शन आ गया है, वो भी हम बताएंगे आपको। दूसरी घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, कथित शंकराचार्य महोदय गंगा किनारे से निकल चुके हैं और बिना नहाए ही निकल लिए हैं। इसका मतलब ये है कि नहाने तो आए नहीं थे। तो फिर जिस मकसद से आए थे, क्या वो मकसद उनका पूरा हुआ? और जब तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, अचानक वहां से उठ करके काशी के लिए कूच कर जाना, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार।
बाबा जी, दुखद घटना है अजित पवार का इस तरीके से जाना। 66 ईयर के थे और कई बार उप मुख्यमंत्री रहे। 2004 में एक ऐसा मौका आया था, 2004 ही था शायद वो वर्ष, जब कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ रहे थे और एनसीपी की 2 या 3 सीटें ज्यादा आई थी और कांग्रेस के ही फार्मूले के हिसाब से उसने ये कह रखा था कि जिसकी ज्यादा सीटें आए उसका मुख्यमंत्री। तो तब ये मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, पर शरद पवार ने इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका देने के बजाय कांग्रेस को कहा कि आप ही अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। उसको लेकर के अजित पवार के मन में काफी सवाल भी रहे, पीड़ा भी रही, मलाल भी रहे और वो कह भी देते थे। लेकिन उसको अगर हम छोड़ भी दें तो जो घटना हुई है वो तो अब सबके सामने है। पायलट, जो लेडी पायलट थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। जब ये विमान हादसा हुआ तो उनके मुंह से निकला ओ शिट। तो इसका मतलब कुछ अचानक घटा जिसकी वजह से विमान गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुखद घटना है। खुद प्रधानमंत्री से लेकर के कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। लेकिन इस पर डर्टी पॉलिटिक्स करना, इस तरह के संकेत देना कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, तो साजिश किसकी हो सकती है? या तो खुल करके बताएं। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, या इस तरह के बयान देने से बाज आए, इस तरह की चीजें उछालने से, इनको एक अलग रंग देने से इनकी अपनी पॉलिटिक्स को कौन सा फायदा हो रहा है? वैसे वो समाज में एक वर्ग होता है जिसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। उनको हर बात में कॉन्स्पिरेसी ही दिखाई देती है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेताजी लोग हैं, उनको हर बात में कॉन्स्पिरेसी सिद्ध करके या शक का बीज डाल के जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ एक शक का माहौल पैदा करना है। और समाज में कुछ लोग तो पहले ही तैयार बैठे हैं हर बात में कॉन्स्पिरेसी ढूंढने के लिए। उनका किसी भी बात पे उनका पहला रिएक्शन होता है मरवा दिया, फलाने ने मरवा दिया, ढिकाने ने मरवा दिया। और फिर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, बहुत मोटी फाइल लेके बैठे थे भ्रष्टाचार की। परसों ही तो बोले थे खुलासा करूंगा। तो सर ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, चलती रहेंगी। परंतु इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 6 लोग मारे गए हैं, जिसमें कुछ एकदम युवा थे। जैसे वो जो लेडी पायलट थी, शी वाज अ वेरी यंग गर्ल। तो सर उन परिवारों के साथ इस समय संवेदना व्यक्त करने और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, न कि इस प्रकार की गंदी घटिया कुत्सित थ्योरीज फ्लोट करने की जरूरत की कि मरवा दिया या ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और सर ये थ्योरीज तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब माधवराव सिंधिया मरे थे तो उसके लिए भी जो है थ्योरीज ऐसी ही गढ़ी गई थी कि राजमाता ने मरवा दिया। जब संजय गांधी मरे तो थ्योरी था कि इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। राजीव गांधी मरे तो थ्योरी था कि सोनिया गांधी ने मरवा दिया। तो सर ये जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढ ही लेते हैं। तो सर मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है जनता को, और जनता निश्चित रूप से इनसे ज्यादा मैच्योर है। वो नहीं इन बातों में विश्वास करती, और जो थोड़ा बहुत जो लोग करते हैं वो करते रहेंगे सर, बोलते रहेंगे। जी भट्ट साहब, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी की जो इनसिक्योरिटी है, वहां पे अप्रैल में चुनाव है
और ममता बनर्जी ने इसका भी लिहाज नहीं किया कि अभी कुछ घंटे हुए हैं इस घटना को, और 6 लोगों की मृत्यु हुई है अजीत पवार के साथ, और उन्होंने इस ये है कि अजीत पवार का देहांत हो गया, और उनकी पार्टी का अब क्या होगा, उनकी पार्टी के एमएलए क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या उनकी पार्टी टूटेगी, क्या कोई शरद पवार ग्रुप में लौट जाएगा, कुछ बीजेपी में आ जाएंगे। बीजेपी को महाराष्ट्र की असेंबली में अपना स्पष्ट बहुमत के लिए केवल 13 विधायकों की आवश्यकता है, तो उनको चिंता ये भी हो रही है कि अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। अभी तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को फिर भी थोड़ा भाव देती है, शायद बीजेपी की निर्भरता शिवसेना के ऊपर एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ममता बनर्जी ने जो ये किया है ये बहुत ही, मैं तो मानता हूं बहुत ही संवेदनाहीन है। उनको कम से कम 24 घंटे का या दाह संस्कार की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मृत्यु होती है, इट्स ए वेरी ट्रेजिक डे, इट्स ए वेरी सैड डे फॉर द पीपुल ऑफ महाराष्ट्र। वहां पे सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है, तो कम से कम शोक का समय और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ईडी और सीबीआई और केंद्र की सरकार की एजेंसियां जो हैं वो केंद्र सरकार की एजेंट हैं, और वो जो है राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में लगी हैं। तो उन्होंने केवल जो है राजनीतिक बातें की हैं, उनको उनकी बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि उनको अजीत पवार के जो असामयिक जो उनका निधन है ये विमान दुर्घटना में, उसका उन्हें कोई शोक। हाँ, तो ये तो आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा बनर्जी जो भी एक समय योग कर रहे थे। सबसे आसान योग का आसन है, सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योग? इनको भी संघाचार बना देंगे। जरा इस दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। ये कथित शंकराचार्य महोदय वीरेंद्र जी बिना नहाए निकल लिए, या नहाने के लिए आए ही नहीं थे, सिर्फ वितंडा खड़ा करने, रायता फैलाने, बयानबाजी करने, पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे। जब आप एक नेगेटिव एजेंडा लेके चलेंगे और आप जो है और आप जिस संस्था के सर्वे सर्वा हैं और जनता आपको धार्मिक व्यक्ति मानती है, और शंकराचार्य एक संस्था है, आपका एक सम्मान है, भारत की सभ्यता से और संस्कृति से ये संस्था जुड़ी हुई है, और जब आप जो है कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगेंगे, कभी आप प्रधानमंत्री की पत्नी की बात करेंगे, कभी आप वहां पे अधिकारियों को गाली देंगे, कभी आप पत्रकारों को गाली देंगे, और फिर कभी आप जो है एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है तो उस पर फोन से बात करेंगे, आ जाओ तो हमारे यहाँ, मैं तुमको उससे बड़ा पद दूंगा। तो इस तरह के लोग जो अपनी संस्था की गरिमा के साथ जो समझौते करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये पूरे समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को बहुत लास्टिंग डैमेज पहुंचाते हैं ये लोग। तो ये जो और ये बात इनको समझ में आ गई कि अब उनके पीछे कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और वो तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर का गृह युद्ध करवाने के लिए आए थे कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मुख्यमंत्री ठाकुर है, इसलिए मेरे संग अत्याचार हो रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो यूजीसी गाइडलाइन आ गई है और इसके ऊपर आंदोलन जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर जो है अब एक ही पाले में आ गए हैं, तो उनको लगा ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है, अब उनके पास गाली देने के अलावा कुछ बचा नहीं है,
तो आज वो पीएम को भी की पत्नी की बात और जो है पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल करके आज वो रवाना हो गए अपनी 2 करोड़ की वैनिटी वैन में। तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कहीं धर्म की मर्यादा और माघ मेले की मर्यादा को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको कलंकित करने का ही काम किया है। अच्छा हुआ उनको अकल आ गई, लेकिन वो पहले धमकी दे गए हैं कि अगले साल माघ मेला वो नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब वो जो उनकी राजनीति में बने रहने के जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके मंसूबे हैं, वो बड़े मजबूत हैं, वो भी लगे रहेंगे। मतलब वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। बाबा जी, माघ मेला नहीं होने देंगे? कुछ समझ में आता है आपकी कि माघ मेला ना होने देने की धमकी किस बेस पर, और ये होते कौन हैं इस तरह के लाखों करोड़ों आस्थाओं के केंद्र, उस पर इनकी धमकी के होने ही नहीं देंगे? ये कौन होते हैं? या कोई भी शंकराचार्य? ये तो खैर शंकराचार्य भी नहीं है। सर, ये जो योगी जी ने इनको नाम दिया है ना कालनेमी, बहुत सोच समझ के दिया है सर। और ये आदमी वाकई कालनेमी है। वो पुराने समय में, वैदिक काल में और रामायण महाभारत के काल में जो राक्षस होते थे, वो ऐसे ही धार्मिक कार्यों में, हवन यज्ञ में ऐसे ही विघ्न डाला करते थे। और ये आदमी आज तक उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा है, कालनेमी वाली का। और कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 9 दिन ये वहां बैठा रहा, 9 दिन नहाया होगा कि नहीं नहाया होगा? नहीं, ये तो कोई है बिना स्नान किए गए हैं। इनका कहना है कि मैं गंगा में स्नान करने गया ही नहीं। गंगा जी में स्नान नहीं किए, अपने शिविर में स्नान किए। वहां भी किए होंगे तो बिना नहाए रहे नहीं होंगे। तो सर मुझे बताइए, इससे बड़ा अभागा आदमी कौन होगा जो गंगा जी के किनारे 9 दिन बैठा रहा पर गंगा स्नान का पुण्य लाभ नहीं अर्जित कर पाया। हमारे यहाँ तो वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है जो जम्मू कटरा में, या मणि महेश यात्रा होती है, तो कुछ लोग उसको जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो अपने आप को इस तरह तसल्ली देते हैं कि चलो माता का बुलावा नहीं था, या महादेव नहीं चाहते थे, महादेव का बुलावा नहीं था, इसलिए हम मणि महेश यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो सर, गंगा जी का बुलावा नहीं था इस आदमी को, और ये अभागा 9 दिन गंगा के किनारे बैठ के भी स्नान नहीं कर पाया। सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। और मेरा तो वही सवाल है कि भैया 9 दिन नहाए कि नहीं नहाए, किस पानी से नहा रहे थे, और ऐसी कौन सी ईगो पाल के बैठे हो? सर, आपकी अदावत तो गंगा जी से हो गई ना। अरे यार, ऐसी भी क्या नाराजगी, सारी बात बोला के गंगा जी में स्नान करके आते और खूब लड़ते योगी जी से। तुम लड़ो ना, तुमको किसने रोका है? और तुम मोदी जी पे, उनकी पत्नी पे आक्षेप कर रहे हो, तो किसकी छीछा लेकर कर रहा है ये आदमी? इस आदमी को तो शंकराचार्य कहते हुए शर्म आती है। नहीं, अपनी ही औकात 2 कौड़ी की कर ली इस तरह की बातें करके। हाँ, अगर आप मोदी जी और उनकी पत्नी पे ऐसे इतनी घटिया बातें करते हैं, सर, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए पत्नी का परित्याग तो बुद्ध ने भी किया था। बहुत से लोगों ने पारिवारिक जीवन छोड़ के संन्यास लिया है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी ने कभी आकर के किसी से शिकायत की है क्या कि मुझे ये शिकायत है? तो हु आर यू? और सर, बात ये ना कि आप मोदी से लड़ो यार, उनकी पत्नी को क्यों बीच में लाते हो? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती सर।
और माघ मेला नहीं होने देंगे, ये किसका एजेंडा चलाना चाहते हैं? सर बात यह है कि कुंभ में, महाकुंभ में 65 करोड़ लोग स्नान कर गए, और जो वो 65 करोड़ लोग जब स्नान करके वापस जाते थे तो मोदी और योगी की वाह वाह करते हुए जाते थे। सर मैंने अपनी आंख से देखा है। अर्ध कुंभ में मैं गया था, लोगों के मुंह से ऐसी प्रशंसा निकलती थी, जबकि यार इसे कहते हैं कुंभ, हम तो जानते ही नहीं थे कि कुंभ इतना बढ़िया व्यवस्था भी हो सकती है। तो कुंभ को तो योगी मोदी ने अपनी सफलता का, अपनी प्रशासनिक कुशलता का शोकेस बना के रख दिया है। सर आज 3 लाख श्रद्धालु रोज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आते हैं, लगभग इतने ही श्रद्धालु रोज रामलला के दर्शन कर रहे हैं अयोध्या जी में। तो सर राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को ये बात कैसे पच सकती है? सर मेरे एक मित्र थे कुछ दिन पहले, वो यूपी आए, इससे पहले वो 10 साल पहले यूपी आए थे, तो वो यूपी आने तो बड़ा डरते थे, पंजाब के रहने वाले हैं। तो सर जब वो यूपी में करीब उन्होंने 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कहता मेरी तो आंखें फटी रह गई यार, ये वही यूपी है जहां मैं 10 साल पहले आया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा वो आए थे लंदन से, यूरोप अमेरिका से, उन्होंने कहा कि यार दिस इज एज गुड एज अमेरिका, ये सड़कें तो, ऐसी सड़कें तो यूरोप में नहीं है जैसी यूपी ने बना दी है। तो सर पूरे देश से जब करोड़ों लोग हर महीने यूपी आ रहे हैं पर्यटक बन के, धार्मिक पर्यटक, और जब यूपी का विकास देख के जाते हैं तो बोलते हैं जाके भाई तरक्की तो यूपी ने की है। तो सर ये बात अखिलेश को और राहुल को कैसे पसंद आएगी? तो वो कैसे चाहेंगे कि लोग माघ मेले में आए, लाखों लोग, करोड़ों लोग आए, या अयोध्या जी आए रामलला के दर्शन करने, पूरे देश से लाखों करोड़ों लोग, और फिर योगी जी की वाह वाह तारीफ करते जाए? ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा बेचारे राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से। और ये आदमी तो उनका गुर्गा है, आका ने बोल दिया अगले साल माघ मेला नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और सर ये होते कौन है माघ मेला रोकने वाले? वही मैं कह रहा हूं कि ये हु आर यू, आप कौन है भाई? हु आर यू? कैसे रोक लोगे? हमें भी बता दो जरा, आपका अपना मॉडल ऑपरेंडी तो बताओ कि आप अगले साल माघ मेला कैसे रोक लोगे भैया? ये भी कह के गए हैं कि जिन्होंने मेरा अपमान किया है उनको हम उनकी औकात बताएंगे। हाँ ये वो भी कैसे बता दो कैसे बताएंगे। और भट्ट साहब जरा पिछले 1000 साल का इतिहास बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि माघ मेला ना हुआ हो? तो जो पिछले 1000 साल में नहीं हुआ, ये कालने में अगले साल करना चाहता है वो काम जो कि पिछले 1000 साल में कभी नहीं हुआ। आप म्यूट हैं, जी। म्यूट हैं। ये शब्द आडंबर और शब्द जाल की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बस ये है। उसको अपनी जिस संस्था का वो प्रतिनिधि है उसको उसकी मर्यादा के अनुसार बोलना चाहिए, और ये नियम सबके ऊपर लागू होता है, हमारे वो आपके ऊपर भी लागू होता है। और ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं साहब? इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहां से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है जब वो एक समय योग कर रहे थे, सबसे आसान योग का आसन। तो ये योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप योगी कब से हो गए? तो ये सारे के सारे मिलकर के आप सारे वंशवादियों को देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर हैं, लेकिन कभी इन्होंने अपने चुनाव आयोग के नामांकन पत्र में ऑस्ट्रेलिया की इंजीनियरिंग की डिग्री का कभी उल्लेख नहीं किया। पूरी नहीं कर पाए थे, पूरी नहीं कर पाए थे, कहां से उल्लेख करते? लेकिन ये जितने वंशवादी चेहरे हैं, ये जन जन के लोकप्रिय नेताओं को गालियां निकालते हैं एक तरीके से। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदन में खड़े हो गए और उनके पीछे उनकी पार्टियों के सांसद खड़े हो गए, हंगामा करने लगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय इस तरह का हंगामा मेरी याद में तो नहीं हुआ कभी। ये सारी जितनी भी परंपराएं हैं सबको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं डेमोक्रेसी को? और ये संविधान की प्रतियां दिखाते घूमते फिरते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था और जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति है उनका भी सम्मान करने को तैयार नहीं है। अभी हमने देखा जब एट होम रिसेप्शन दिया गया, उसमें यूरोपियन यूनियन की कमीशन की अध्यक्ष और काउंसिल के अध्यक्ष दोनों थे और वहां पर एक टेबल पर विदेशी अतिथि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति बैठे हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, रेखा गुप्ता और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ दूसरी टेबल पर बैठाया गया। राहुल गांधी पचा नहीं पाए इस चीज को कि मुझे वहां क्यों नहीं बैठाया गया विदेशी डिग्निटीज के साथ, और बीच में ही खड़े हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खड़ा कर लिया और वहीं पहुंच गए उसी टेबल पर, और खड़गे जो हैं वो राष्ट्रपति के कान में कुछ बोलने लगे। यानी जानबूझ करके ऐसे सीन क्रिएट करना कि लोगों का ध्यान जाए या कोई बवाल खड़ा हो, ये जानबूझ करके राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल। और क्या करें जी। बताइए। कांग्रेस के पास आज जो है मोदी जी को इस वर्ष मई में सत्ता में आए हुए 12 साल पूरे हो जाएंगे। आप मुझे बताइए 12 साल में ऐसा कौन सा मुद्दा कांग्रेस खोज पाई है नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने के लिए, घेरने के लिए कि आपने ऐसा निर्णय, आपका ये कार्य, आपका ये निर्णय, आपकी ये नीति जनहित में नहीं थी, राष्ट्रहित में नहीं थी, सिवाय गाली देने के इन्होंने किया क्या है 12 साल में? बताइए। माहौल उड़ाने के और मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा मोदी, मर गया मोदी, मोदी चोर है, लोग मोदी को डंडे से मारेंगे, इसके अलावा कांग्रेस का योगदान है क्या पिछले 12 सालों में? शरद पवार का एक बयान आ गया है लोकमत पर। उन्होंने बोला है कि अजित पवार का दुनिया से ओझल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इस पर कोई भी राजनीति ना करे। ये हमारे ये उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा है। ममता बनर्जी के लिए भी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, जो इस पर डर्टी पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं। यानी इनके लिए कोई दुर्घटना और किसी की मौत वो बहुत मायने नहीं रखती है, बल्कि इस पर पॉलिटिक्स इनके लिए मायने रखती है, पॉलिटिकल स्कोर इनके लिए मायने रखता है। जी बाबा जी। मैं जरा दर्शकों को एक सूचना देना चाहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि 15 फरवरी दिल्ली इंदिरापुरम में, हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे जो इंदिरापुरम है वहां पे हम एक सोशल मीडिया समिट कर रहे हैं, वज्र घोष के नाम से, और उसमें सोशल मीडिया के 2 दर्जन धुरंधर स्पीकर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारे सबके आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी हैं, संजय दीक्षित जी हैं, ओमकार चौधरी सर भी हैं, वेदेंद्रनाथ भट्ट साहब भी थोड़ा सा व्यस्त है पर कल अपना कार्यक्रम फाइनल करेंगे, और इसके अलावा 2 दर्जन और मतलब एमिनेंट स्पीकर्स आ रहे हैं। 15 फरवरी ये आनाकानी कर रहे हो तो बता दीजिएगा, हम उठवा लेंगे इनको लखनऊ से। अरे सर असेंबली का सेशन है। जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो सर 15 फरवरी दिन संडे है, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद, और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एंट्री निःशुल्क है, और 2 दर्जन स्पीकर आ रहे हैं, और जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यू पे, स्पेशली बंगाल के चुनाव पर, SIR पे और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पे बड़ी अच्छी चर्चा होने जा रही है। सभी दर्शकों से निवेदन है
कि पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। 15 फरवरी सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक डिटेल आपको मेरी वॉल पे मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आयोजन के लिए, और जरूर इसमें सहयोग रहेगा। और सभी से ये निवेदन है कि जो आसपास रहते हैं, यानी दिल्ली में रहते हैं या जो इधर गाजियाबाद और आसपास के जिलों में रहते हैं, वो जरूर पधारें। हरियाणा के लोग भी आ सकते हैं, बहुत दूर नहीं है, और अन्य राज्यों के लोग भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी वीरेंद्र जी, जी बताइए। जो शरद पवार का बयान आ गया है उस पर जरा बताइए कि आप ऑब्वियसली कोई ये इट वाज ए वेरी शॉकिंग बिहेवियर ऑफ ममता बनर्जी। आप इतनी अनुभवी नेता हैं और जनता के बीच में रहती हैं। आज भी प्लास्टिक की चप्पल पहनती हैं आप, काली घाट के छोटे से घर में रहती हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे नहीं रहती हैं। और एक इतना वरिष्ठ नेता 66 साल की उम्र का है, उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है एयर क्रैश में, और इतना शरीर जो उनकी घड़ी से उनकी पहचान हुई। तो ऐसे में ममता बनर्जी का कूद करके इस तरह का बयान देना कि उनको लगा कहीं बीजेपी का फायदा तो नहीं होने जा रहा है, ये बहुत शॉकिंग था। और मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने उनकी सोशल मीडिया में इस बात की आलोचना की है। और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि किसी बड़े नेता का ऐसा दुखद देहांत हो और तुरंत जो है पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाए। ये और फिर कोई नया होता नेता, कोई कम अनुभव का होता। ममता बनर्जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले 40 साल से हैं और लगातार संघर्षरत है। पूरा 40 साल हो गया, कोई आज की नेता तो है नहीं वो। और उसी में उन्होंने ईडी और सीबीआई को भी जोड़ लिया। सबसे आपके कितने नेता अभी भी है जो है ईडी की कस्टडी में है। और जो इसी महीने हुआ है कलकत्ता में, जो आईपैक का रेड किया था ईडी ने, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस जारी कर रखा है। और आईपैक जो कंपनी है जो आपकी पार्टी का काम संभालती है, वो उसके ऊपर गंभीर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग के, और ईडी रेड भी कर चुकी है पहले भी। और वो मामला जो है वो मामला भी कोर्ट में है। तो इस तरीके से मतलब जो है आप नेता हैं, इलेक्शन आपके राज्य में होने वाला है अप्रैल में, यानी आपका जीवन का एकमात्र उद्देश्य इलेक्शन जीतना है और केवल राजनीति करना है। कहीं कोई ट्रेजेडी हो, दुख हो, लोग मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि आपका राजनीतिक लाभ हानि इसमें क्या है। ये बहुत जो है दुखद है डेवलपमेंट अपने आप में। और कार्यक्रम के आखिर में दर्शकों को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जो यूजीसी के नियमों को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान भी इस पर आ गया है। उस पर एक नजर हम डालते हैं और फिर दोनों मेहमानों की उस पर राय भी आपको सुनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के हाल में अधिसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। और याचिका में कहा गया है कि नए नियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई गई है, साथ ही कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हाँ, ये हमारे संज्ञान में है। जो विवाद इस समय चल रहा है वो हम जानते हैं, और कुछ वर्गों को इससे अलग रखा गया है, यानी संरक्षण नहीं दिया गया है, ये भी हमारी नॉलेज में है। ये राहुल दीवान बनाम अन्य भारत सरकार, राहुल दीवान एवं अन्य बनाम भारत सरकार, ये याचिका है। और ये कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि सुनिश्चित करें कि ये खामियां दूर कर दी जाएं। हम इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जी भट्ट साहब।
देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और इसके ऊपर जो है जिस तरीके से ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, ये पूरा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आयातित वोक एजेंडा है, जो कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। और ये मॉडल अमेरिका में फेल हो चुका है। ट्रंप ने तो बहुत सख्ती से सारी यूनिवर्सिटीज में इसको खत्म किया है, क्रश किया है, बंद किया है। और मुझे बहुत हैरानी है कि बीजेपी को इतनी क्या जल्दबाजी है कि वो बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट की राजनीति में सबसे आगे निकलना चाहती है। और जो पार्टियां इस तरह की राजनीति कर रही हैं यूपी बिहार में, उन सबको पीछे छोड़ना चाहती है। और जिस तरीके से जून 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ, 240 सीटों पर अटक गई। तो उससे लगता है कि बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया है कि अगली बार से कभी भी आरक्षण संविधान का मुद्दा ही न बने। तो बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बनना चाहती है। इसलिए जो किया गया है, और इसमें बहुत कमियां हैं, एकदम एक तरफा है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोई इसके ऊपर इसमें कुछ हल निकलेगा, या हल निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आप कुछ कहेंगे इसमें या क्लोजअप किया जाए? नहीं सर, ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए याचिकाएं तीनों स्वीकार कर ली हैं। और ये निश्चित रूप से, मतलब मैंने तो जब ये सुना तो मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा इस देश में 3 कानून पहले ही हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनका दुरुपयोग होता आया है। सबसे पहले दहेज कानून बना था, उसके बाद SC/ST एक्ट बना, और उसके बाद आ गया था अभी ये निर्भया कानून, अभी ये चौथा आ गया। और इस चौथे, ये भी इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि इसमें सवर्णों के पास तो कंप्लेंट करने तक का अधिकार नहीं है। जैसे उन्होंने मान लिया कि नहीं, तुम सवर्ण हो, तुम्हारा तो उत्पीड़न हो ही नहीं सकता, तुम्हारे खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, तुम तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ये मान लिया गया है पहले ही। और वो जो कमेटी है उसके पास अगर कोई संज्ञान आएगा तो वो सीधे पुलिस को रेफर कर देगी। पहले इनको उठा के अंदर बंद करो, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो ये तो सर यूनिवर्सिटीज में ये तो एकदम गृहयुद्ध कराने वाली स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। और भट्टा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दलितों के और ओबीसीज के तुष्टीकरण में की होड़ लगी हुई है, और सवर्णों को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी सुनवाई करे और जल्दी इसमें स्टे दे करके सरकार को मजबूर करे कि संविधान की भावना के अनुरूप ही व्यवस्थाएं हों, ना कि संविधानेतर कोई इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं कि जिसमें एक बड़ा वर्ग जो है अपने आप को उत्पीड़ित होता हुआ महसूस करे या अपमानित होता हुआ महसूस करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच। नमस्कार।